स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जैक झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज का जो वीडियो है क्लास 12 के उन सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जो विद्यार्थी 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 21 फरवरी फिजिक्स के पेपर के लिए 20 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को सारा क्वेश्चन देख के बाद एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं, एकदम श्योर है कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत द्विआधारी आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इधर इंग्लिश मीडियम में भी है, क्योंकि दोस्तों दोनों प्रकार के विद्यार्थी आपको दिक्कत ना के बराबर लेना है, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है सर जी, क्या होती है? चलिए पढ़ के सुनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। समझ में आया? नहीं आया? हिंदी में पढ़िए। विद्युत द्विआघूर्ण विद्युत द्विध्रुव से, ठीक है, किसी आवेश के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विआघूर्ण कहते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। एक पॉइंट्स यहाँ है, दूसरा पॉइंट्स यहाँ, एक लाइन ड्रॉ कर लिए। इधर दोस्तों एक -q चार्ज है, इधर +q चार्ज है, इसके बीच की दूरी 12 है और P इक्वल टू P क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विआघूर्ण है। तो P इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 2L, ठीक है, Q2L। D भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, व्हाट आर एडी करेंट। दोस्तों एडी करेंट क्या होती है, इसका दो गो यूज आपको बताना है। भंवर धारा क्या होता है, इसका दो उपयोगिता का उल्लेख करें, ठीक है। तो कहता है कि द एडी करेंट आर द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ मेटल्स। भंवर धारा दोस्तों किसी धातु से संबंध, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन धारा जो है धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। यानी कि दिस इज द इंडोस साइक्लोन करंट प्रोड्यूस इन द मेटल आर कॉल्ड एडी करंट। जो एडी करंट होता है दोस्तों ये क्या करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करती है, जो एसोसिएटेड करके दोस्तों आपको क्या करता है, साइक्लोन का करंट्स को इंडक्स कर करके आप सभी का जो है ये आपका मेटल में, ठीक है, मेटल में इंडक्स करता है और इसको हम लोग जो है कहते हैं भंवर धारा है। यदि इसकी दो उपयोगिता की बात की जाए तो दोस्तों आप लोग पहला में लिखिएगा इंडक्शन बनाने के रूप में और स्पीडोमीटर में, इंडक्शन फर्नेस में और स्पीडोमीटर में। यानी कि भंवर धारा दोस्तों दो प्रकार की वस्तुओं में निर्माण की जाती है। एक आपका जो बाइक रहता है, जो गाड़ी रहता है, उसका स्पीडोमीटर जो डिस्टेंस को कवर्स करते हैं, डिस्टेंस को दिखाती है, दूरी मापती है, ठीक है। और एक दोस्तों आपका इंडक्शन, जो आप लोग देखे होंगे कि बिजली से एक जो है खाना बनाने वाला जो मशीन रहता है, ठीक है, इंडक्शन, उसको दोस्तों भंवर धारा उसमें उपयोग की जाती है। 3 नंबर अगर आप लोग क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सोनिफिकेशन ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए लाइट। तो दोस्तों पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लाइट्स, इसके आप सभी क्या समझते हैं। तो व्हेन टू लाइट्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर, ठीक है, superimposed on each other, the resulting frequency distribution is obtained in the form of the bright and dark finger, ठीक है, fingers. This process is called inference of a lights. दोस्तों कहता है, क्या कहता है कि जब समान आवृत्ति का नियत कलांतर, जो फेस आपका डिफरेंस होता है, ठीक है, जो फेस डिफरेंस होता है ये आप लोग देखिएगा, जिसमें दोस्तों नियत कलांतर बोली जाती है, ठीक है, और कांस्टेंट आपका रहना है चाहिए। तो दो प्रकाश तरंगों एक दूसरे पर अधिरोपित होती है। दो गो जो है प्रकाश क्या बोलता है, तो तरंग क्या होती है, एक दूसरे पर अधोपित रहती है, दीप्त अदीप्त फ्रिंजों के रूप में प्राप्त होता है। अगर आप लोग देखें जो दीप्त अदीप्त के रूप में क्या करता है, तो ब्राइट और डार्क के रूप में वो क्या करता है, तो ये आपको दिखाता है।
इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लाइट्स, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है आप लोग ज़रूर से बताइएगा। डिफाइंस मोडम, मोडम की परिभाषा लिखें। तो डिवाइस यूज्ड फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन और डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड मोडेम। दोस्तों क्या बोलता है कि जो डाटा आप लोग यूज करते हैं एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, जो भेजा जाता है उसी को मोडेम कहते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सूचना अथवा डाटा को भेजने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लिए गए युक्ति को मोडेम कहा जाता है, ठीक है। ए मोडेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द बोथ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। एक मोडेम मॉडुलम तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करता है, ठीक है। द वर्ड्स मोडेम इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बोथ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन शब्द दोस्तों मॉड्यूलेशन तथा डिमॉड्यूलेशन दोनों के प्रथम का अक्षर संयोग से बना हुआ है, ठीक है। क्या, तो देखिए मोडेम आपका किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये आपका एक डिमॉड्यूलेशन और आपका मॉड्यूलेशन, ये दोनों चीज़ को मिलाकर के क्या बना है, तो ये आपका मोडेम बना है। जैसे कि यहाँ पर मॉड्यूलेशन में एमओ को ले लिया है, डिमॉड्यूलेशन में क्या किया है, डीईएम को ले गया, और इसको हम लोग कहते हैं मोडेम, ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजने का काम करता है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। दोस्तों ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल को परिभाषित कीजिए। आंसर में लिखिएगा द इंडक्टिविटी रिएक्टेंस इज द नेम गिव टू द अपोजिट टू द चेंजिंग करंट, ठीक है। द इम्पीडेंस मीन इन द ohms जस्ट लाइक्स रेजिस्टेंस इंडक्टर द वोल्टेज लिख द करंट बाय 90 डिग्रीज। कहता है, क्या कहता है कि क्या बोलता है कि अग्नात्मक प्रक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया वह नाम है, ठीक है, अग्नात्मक प्रतिक्रिया जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस वह नाम है जो दोस्तों एक बदलते वर्तमान की विरोध को दिया जाता है, जो अपोजिट करता है चार्जिंग करंट को, ठीक है। यह प्रतिबाधा ओम में मतलब है, ओम में, ठीक है, OHOMS में। बस प्रतिरोध प्रेरकों के लिए तरह वोल्टेज 90 डिग्री तक वर्तमान की ओर जाता है, तो एक्सेल का मतलब यही होता है जो कि 90 डिग्री की ओर जाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखा जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज एट द रेस्ट। विश्राम अवस्था में दो आवेशों के, ठीक है, बीच कार्य करने वाला विद्युत बल को नाम लिखिए। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला, ठीक है, क्या बोलता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसका हो जाए दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतीय बल, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन से कि डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के जो यूनिट है उसको आपको डिफाइन करना है। तो कैपेसिटेंस के जो यूनिट है इसको हम लोग फैराडे बोलते हैं, यानी कि धारिता की एसआई मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु में ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को फैराडे कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड फैराडे। मतलब कि जो भी आपके पास जो भी वस्तु है उसमें आप लोग कितना एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना को क्षमता कैपेसिटी है आपके पे, ठीक है, उसी को हम लोग फैराडे कहते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ द सोर्स इज द यूज्ड इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों किस प्रकार का सोर्स का यूज किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। यंग के द्विचर्य प्रयोग में किस प्रकार स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा फोर्स रिलेटेड, ठीक है, सोर्स इज यूज्ड, यानी कि जो भी बल के जो संबंध स्रोत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास लॉस ऑफ निकोलियस। दोस्तों आप लोग मास लॉस ऑफ निकोलियस से आप लोग क्या समझते हैं, तो किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आप लोग क्या समझते हैं। तो किसी नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रतिमान के, ठीक है, द्रव्यमान संयोग से कम होता है, जिससे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी कि द मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इज न्यूक्लियस, दिस इज द कॉल्ड मास लॉस, ठीक है। 10 नंबर अगर आप लोग देखिए व्हाट इज द, ठीक है, क्या बोलता है सच, व्हाट इज द इंटिक्स सेमीकंडक्टर, यानी कि नैज अर्धचालक क्या होता है। द सेमीकंडक्टर इन द विच इलेक्ट्रॉन एंड होल्स प्रेजेंट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। वैसे सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों को क्या करता है,
तो ये आप सभी को प्रेजेंट करती है, दिखाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए। वैसे अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन और छिद्र अर्धचालक, वैसे अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नैद अर्धचालक इंट्रिक, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 11 नंबर का आप लोग देखिए, द कोर ऑफ द ट्रांसफर इज मेड, ठीक है, लेमिनेटेड बाय। ट्रांसफर का कोड जो पत्तादार क्यों बना जाता है, तो ट्रांसफर का अगर आप लोग कोड देखिएगा, जो ट्रांसफर जो आपका होता है, ठीक है, उसका अगर आप लोग कोर को अगर आप लोग देखिएगा तो वो दोस्तों पत्तादार क्यों बना जाता है, तो द कोर इज द लिमिटेड टू द रिडॉस, ठीक है, द लॉस ड्यू टू एडी करंट। मतलब दोस्तों जो एडी करंट है उसको लॉस कम करने के लिए, ठीक है, जो ट्रांसफर का जो कोर होता है दोस्तों ये लेमिनेटेड का बना जाता है, यानी कि भंवर धारा से होने वाली हानि को कम करने के लिए क्रोड पत्तादार बनाया जाता है। इसके बाद अगर आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज रीडरबर्ग कांस्टेंट, मेंशन इट्स क्वालिटी। रीडरबर्ग नियतांक को बताना है और इसका मात्रका का क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है, इसका क्वांटिटी क्या होती है। तो दोस्तों रीडरबर्ग कांस्टेंट इज द कांस्टेंट गिवन बाय, ठीक है, स्वीडिश साइंटिस्ट जॉन्स रीडरबर्ग, हु इज द रिलेटेड टू एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन इन जनरल टर्म बाय दिस। मतलब जो दोस्तों आप सभी का जो स्पेक्ट्रम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिसमें आपको बोला गया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों ये आपका जो है क्या बोलता है, रीडरबर्ग कांस्टेंट के लिए मान जाती है कि रीडरबर्ग नियतांक जो है स्वदेशी वैज्ञानिक जोहान्स रीडरबर्ग द्वारा दिया गया था। एक नियतांक जो परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित है, इसके द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या समान पदों में की जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे 14th नंबर, व्हाट आर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है, मेंशन इट टू एप्लीकेशन, इसके दो उपयोग को क्या करना है, अनुप्रयोग को बताना है। तो सबसे पहले माइक्रोवेव, द लेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज मोर देन 1 सेंटीमीटर एंड लेस देन 30 सेंटीमीटर। जो माइक्रो सूक्ष्म तरंग का जो है लेंथ जो होगा वो आपका 30 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, और एक से, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से कम और एक से क्या होगा ज्यादा। माइक्रोवेव रेंज फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू इस प्रकार से हर्ट्ज, दे आर द प्रोड्यूस बाय, ठीक है, ऑलसिटिंग इलेक्ट्रॉन इन ए कैविटी। कि सूक्ष्म तरंगों के लिए 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। सूक्ष्म तरंगों का दोस्तों जो है आपका जो प्रास दिया जाता है 10 डिग्री हर्ट्ज से लेकर इतना डिग्री तक, ठीक है, इनका उत्पादन एक, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दोहन करने के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों इसका एप्लीकेशंस देखा जाए, मेंशन टू एप्लीकेशंस, तो पहला एप्लीकेशन जो माइक्रोवेव आर यूज इन रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम। माइक्रोवेव का सबसे पहला तो यूज हम लोग रेडार के रूप में करते हैं, रेडार के रूप में, ठीक है। सेकेंड जो यूज जिसका हम लोग करते हैं वो डिस्कवरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम के लिए, यानी कि उसका उपयोग हम लोग जो है अणु और परमाणु की खोज में भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का मॉडल क्या है। तो दोस्तों लिखना है कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड सजेस्ट न्यू मॉडल्स ऑफ द एटम based on the result experiments on alpha particles are scattering, which was called the nuclear model of the atoms according to the models। दोस्तों रदरफोर्ड का जो एटॉमिक्स जो मॉडल्स, न्यूक्लियर जो मॉडल्स था, ये दोस्तों अल्फा पार्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंट की थे इसके ऊपर था, ठीक है। यानी कि रदरफोर्ड का जो नाभिक परमाणु मॉडल्स जो था वो आप सभी का अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणामों के आधार पर परमाणु का नया मॉडल, ठीक है, सुझाया, जिसे परमाणु का नाभिक मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार पहला अगर हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज द स्टोरेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस एटम्स। परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान व समस्त धनावेश एक अत्यंत सूक्ष्म भाग में संचित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, ठीक है, इसका हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट्स में है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस डायमीटर 10 मीटर, इसका जो व्यास जो होता है नाभिक का वो आपका 10 मीटर का होता है। इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम,
दोस्तों नाभिक का जो आकार है बहुत छोटा होता है, किसके तुलना में? परमाणु आकार के तुलना में, जो कि दोस्तों इसका व्यास 100 मीटर का होता है, 100 मीटर का डायमीटर होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एटम इज द एम्प्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है एटम जो परमाणु का वो आपका खाली होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कल ऑर्बिट्स। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करती है। आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपका क्या करता है, चारों ओर इसका जो है घूमता है, यानी कि कक्षा में अपना चलते रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू द रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय कॉलम्स फोर्स अट्रैक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए आवश्यक, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल व इलेक्ट्रॉन के माध्यम कूलॉम आकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर देखिएगा, द न्यूक्लियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज द इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इज द न्यूक्लियस, हैंस द एटॉम इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। परिक्रमा तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर तथा परमाणु वो जो विद्युत उदासीन होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो नेचुरल होता है और नंबर ऑफ रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका बराबर यानी कि इक्वल होती है। 16th नंबर अगर देखी जाए कहती है क्वेश्चंस, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन्स वेरीफाई मेकिंग अ ब्लॉक डायग्राम। संचार तंत्र के आवश्यक तत्व का क्या नाम है, ठीक है, क्या है? एक ब्लॉक आरेख है, बना करके समझाइए। अगर आप लोगों को आरेख बोला जाए तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है। ब्लॉक आरेख ऐसे होता है जिसमें आपको सबसे पहला लिखना है, इसके बाद आपको सबसे दूसरा लिखना है, इसके बाद आपको तीसरा लिखना है। तो दोस्तों अगर आपसे एसेंशियल कम्युनिकेशन के बारे में पूछी जाए तो सबसे पहले आपको जो क्या होती है, तो आपका ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर के बाद दोस्तों आपका जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, संचार माध्यम और रिसीवर है। मतलब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ब्लॉक आरेख बनाने के लिए तो यहाँ लिखिएगा आप लोग ट्रांस, ठीक है, ट्रांसमीटर, ठीक है, फिर आप लोग ऐसे एरो दे दीजिएगा, कम्युनिकेशन मीडियम, फिर आप लोग ऐसे एरो दे दीजिएगा और रिसीवर। तो इस प्रकार से दोस्तों कम्युनिकेशन संचार काम करता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत बताइए जरूर आप लोग। 17 नंबर, व्हाट इज द बायो-सावर्ट लॉ? बायो-सावर्ट का नियम क्या बोलती है? तो मैग्नेटिक फील्ड द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक पोल्स और ए करंट कैरी कंडक्टर विच इज वेरीज इफेक्ट्स इज द फील्ड इज द कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय ध्रुव तथा धारावाही चालक तारों के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसका प्रभाव अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है, ठीक है। चलिए आपको बायो-सावर्ट लॉ बोलता है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप वहाँ वेग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण किसी चालक के धनात्मक छोर की ओर प्रभावित इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को अपवाह, ठीक है, वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विच किरचॉफ्स लॉ फॉर एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए। किरचॉफ के बेसिकली 2 लॉ है, ठीक है। आपको पता है कि किरचॉफ का लॉ इज किरचॉफ हैज 2 लॉ, यानी कि किरचॉफ का 2 नियम है, जिसमें से पहला लॉ आता है अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज द ऑलवेज 0। प्रथम नियम के अनुसार दोस्तों संधि पर मिलने वाले विद्युत धाराएं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। और प्रथम जो नियम है दोस्तों जंक्शन नियम को कहते हैं, जो दोस्तों आपका चार्ज पर आधारित होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड नियम जिसको लूप लॉ कहते हैं, ये दोस्तों आपसे भी का एनर्जी पे आधारित होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीटिंग एज क्लोज लूप्स इज ऑलवेज 0। दूसरा जो नियम दोस्तों बंद लूप पूरा करने में विद्युत विभव के परिवर्तन का बीजगणितीय जो हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों आज का जो शानदार सा क्लास जो है आपका समाप्त होती है। कोई दिक्कत आप लोग बताइएगा जरूर से, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप एक और चीज़ बात दोस्तों, जितने सारे विद्यार्थी 99 रुपये वाले गेस्ट पेपर को बाय नहीं किया है, जिसमें दोस्तों आपका 95% का लक्ष्य है ऑल सब्जेक्ट के लिए। एग्ज़ाम दोस्तों अगर नज़दीक आ चुकी है और आप लोग टेंशन है कि एग्ज़ाम में कैसे नंबर लाएं,
गेस पेपर को पढ़ करके जाइए, 95% कोई नहीं रोक सकता। तो जल्द जाए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, गेस पेपर को परचेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।